वेलकम बैक। बहुत स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। दो और चुनावी राज्यों पर हम बात करेंगे, वो राज्य जहां पर अब चुनाव होना है। बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की और साथ ही बात बिहार की होगी, जहां पर 2025 की जनवरी या फिर जनवरी आखिर तक या फरवरी की शुरुआत तक चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले में लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। कल जहां 11 उम्मीदवारों के नामों का उन्होंने ऐलान कर दिया, तो आज उन्होंने अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन लॉन्च किया। आप जब मंच पर देख रहे हैं, बड़ी सी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की दिखाई दे रही है। अभी तक आप चाय पे चर्चा सुन रहे थे, अब ये रेवड़ी पर चर्चा है। अब रेवड़ी क्यों है? फ्रीबीज की बात होती है, बार बार आलोचना होती है आम आदमी पार्टी की या कोई भी इस तरीके की जो योजनाएं लेकर आते हैं कि ये एक तरीके से एक हाथ दो एक हाथ लो वाली बात है कि हम आपको ये फायदा देंगे, आप हमें वोट दो। ये तो रेवड़ी हुई ना, लेकिन अब तो बड़ा बड़ा लिख दिया गया है, रेवड़ी पर चर्चा। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, पहले आप सुने, फिर होगी हमारी चर्चा। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। आखिरी बयान पर आप अरविंद केजरीवाल के गौर करें, क्या कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। क्या शार्प इलेक्शन कैंपेन विजय जी अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। यहां तो आपको, मुझे नहीं पता आप तारीफ करने वाले या आलोचना करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की कैंपेन ये लेकर आए हैं, इसका पॉलिटिकली काउंटर करना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, एक तो वैसे ही दिल्ली की सर्दियां हैं, जनवरी में चुनाव होने, तो सर्दियों में और चुनाव में दोनों में रेवड़ियां बहुत चलती हैं। इनकी चलेगी और इनकी चलेगी ही, और इसलिए वो तंज के साथ कर रहे हैं। रेवड़ी को वो फ्रीबीज के तौर पर भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने जैसे फ्रीबीज को रेवड़ी के मुफ्त की रेवड़ी कहा है, तो वो उसी को कहना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि भाई ये हम आपको दे रहे हैं और ये बीजेपी इसको रोक रही है। बिल्कुल ठीक। तो इसे सीना जोरी जो होता है ना, चोरी और सीना जोरी शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसकी काट करना मुश्किल काम होगा। हालांकि वो जो सीना जोरी है, वो जो 6 रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो पंजाब में भी बांटनी चाहिए उनको। अभी उस तरह की रेवड़ियां वहां पर नहीं बांट रहे हैं, तो लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल कन्विक्शन है कि आप सीना जोरी के साथ ये बात करें कि हम ये काम कर रहे हैं। और देखिए, आपके लिए बीजेपी इसको रोक रही है, तो बीजेपी के लिए भी ये एक पॉलिटिकल लड़ाई में मुश्किल काम होगा कि वो क्या इसको कैंपेन सही है या गलत है, ये अलग है। चर्चा करें, ये चर्चा एकदम अलग है, लेकिन जनता के लिए कोई इसमें नेगेटिव नहीं। जनता क्या चाहेगी? अगर जनता को एक कंबल भी आप दे देंगे सर्दियों के मौसम में, वो तो खुश है। अगर आप उनके घर में बिजली पानी दे देंगे तो कोई मौसम, वो खुश है तो मुफ्त की रेवड़ी। लेकिन आप इसे काउंटर कैसे करेंगे, क्योंकि जनता खुश है। रशीद जी देखिए मीनाक्षी, भय और असुरक्षा की भावना को लेकर राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा जो है अपनी रोटियां सेकते हैं, लाभ करते हैं बहुत सारा। ये सारा का सारा कटेंगे बटेंगे, इस तरह का सारे नैरेटिव के पीछे ये 2 चीज़ें होती है। एक तो भय पैदा करें, दूसरा असुरक्षा की भावना हो, तभी लोग वोट देते हैं। तो लोग पॉजिटिव उसके ऊपर वोट नहीं देते। यहाँ के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल जो मंजे हुए हैं, 11 कैंडिडेट, 11 हमारे यहाँ जो संकेतात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से शुभ माना जाता है, शगुन से उन्होंने शुरुआत की है। कंबल की बात कर रहे हैं, कंबल ओढ़ के लोग घी भी खाते हैं। तो ये चीजें वो तमाम कर रहे हैं। खुले कह रहे हैं घी दूंगा, तो भाजपा उसकी काट के लेगा। देखिए, चेहरा भी नहीं है भाजपा के पास आज की डेट में, दिल्ली में कोई चेहरा भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सामने खड़े, आतिशी को मुख्यमंत्री नहीं वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। फिर आएंगे केजरीवाल, तो भाजपा के पास उसका जवाब क्या है? सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे देश में जो है वो एक चेहरे का बड़ा जोर होता है, चेहरा कौन है। तो इस तरह से अभी बढ़त नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इसका अच्छा और पुरजोर जवाब देगी। कैसे देगी, मैं तो वही सोच रही हूँ। लेकिन खैर, बीजेपी के पास बड़े बड़े थिंक टैंक हैं। हर्षवर्धन जी, पहले तो कैंपेन कैसा है
और दूसरी बात ये कि क्या इसकी कार्ड बीजेपी के पास हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अरविंद केजरीवाल इस रेवड़ी वाले को छोड़ें, पहले जो 11 प्रत्याशी घोषित किए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिहाज से फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। उन्होंने पहले घोषित कर दिया, अब वो रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, यानी उनका पूरा मैनिफेस्टो अब लाने की जरूरत नहीं होगी। जो उन्होंने फ्रीबीज पॉलिटिक्स की है, जिसको लेकर वो बार बार कहते हैं कि हमारी फ्रीबीज पॉलिटिक्स अमेरिका तक चल रही, वो ऐसे ही कहते हैं, उनके अलग अलग देशों का बताते हैं, इतना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस ट्रैप में फंसी तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि रेवड़ी पर कोई जवाब देंगे आप। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, लाडकी बहन चलेगी क्या, मैया सम्मान योजना चलेगी क्या, लाडली बहन ने कितना प्रभाव डाल दिया, तो ये नहीं चलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को, जो सर्दियों में चुनाव होने वाले हैं, वो यमुना का छठ के समय वाला दूषित जहरीला पानी याद दिला पाएगी, जहां वीरेंद्र सचदेवा नहाने की वजह से बीमार पड़ गए थे और अरविंद केजरीवाल को पता था कि नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए अपनी पत्नी के साथ नहाने नहीं गए। मैं नहीं कह रहा हूं उनको जाना चाहिए, उन्होंने वादा किया था कि पत्नी के साथ सपरिवार, उन्होंने तो सपरिवार कहा था, हम नहाने जाएंगे। अब दूसरा, क्या दिल्ली के लोगों को जो शराब घोटाला हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी याद दिला पाएगी? तीसरा, क्या दिल्ली के लोगों को जो शीश महल कहा गया, जिसको सरकारी आवास जहां बातिशी रह रही, उसमें जो कुछ कहा गया जो आम आदमी से एकदम उलट था, जिसको लेकर कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी वाली छवि ही अब खत्म हो गई। चौथा, क्या वो बता पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि आरोप लगे तो त्यागपत्र दो, लेकिन दूसरों को तो छोड़ो, खुद भी त्यागपत्र नहीं दिए, अपने लोगों को भी बचा कर रखे। और जो उनकी ही पार्टी के लोग रहे, स्वाति मालीवाल का आरोप कि विभव कुमार को उनके घर में मारा गया और विभव कुमार को पंजाब सरकार में एडवाइजर बनाया गया, ऐसा स्वाति मालीवाल कह रही। और पूरी दिल्ली कूड़ा, प्रदूषण, गंदगी, जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने वाले थे उसका हाल क्या है, वहां अगर जाएगी तो जवाब दे पाएगी। रेवड़ी पॉलिटिक्स पे कोई जवाब नहीं। वो एक तरह से कहेंगे बढ़िया काम किया अरविंद केजरीवाल ने कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाए, उससे पहले खुद ही कह लिया कि हाँ बताओ क्या करोगे, बताओ, हम तो ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी रणनीति है, राजनीतिक तौर पर एक शातिर चतुर खिलाड़ी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फायदा होगा इसका पूरा? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो इसके आविष्कार के जनक, तो रेवड़ी कल्चर के जनक अगर भारतीय क्या बात राजनीति में करें, दक्षिण से ज्यादा रेवड़ियां कहीं नहीं बटी उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में अगर इस तरीके से उन्होंने जो शुरुआत की थी और जिस तरीके से खुलकर उन्होंने इसका समर्थन किया और जिस तरीके से बड़े स्तर पर अरविंद केजरीवाल ले गए, उनकी लोकप्रियता तो यही है अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी, कि भाई बिजली फ्री है, पानी फ्री, और वो तो अपना है, सारे चुनाव प्रचार अभियान में इसका इस्तेमाल करते रहे। जब दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल 2015 में पूरा करने के बाद वो जब गए दूसरे कार्यकाल में, तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि मैं क्या क्या आपको फ्री दे रहा हूं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी उसको वेलफेयर स्कीम अपनी योजना को कह दे, अरविंद केजरीवाल उसको रेवड़ी कह दे। मुझे लग रहा है कि दोनों सरकारें, केंद्र की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राज्य सरकारें में, जैसे महाराष्ट्र ने भी जो घोषणा करी है, अब उसको वेलफेयर स्कीम कह दो, वो तो है फ्री की रेवड़ी की श्रेणी में ही आएंगी। और ये देखने में आया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उसका फायदा हुआ है, चुनाव के अंदर सभी राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई इसे बहुत बड़े स्तर पर करता है, कोई इसे छोटे स्तर पर करता है, कोई किसी और तरीके से करता है। वेलफेयर स्कीम और फ्री की रेवड़ी के बीच में जो गैप होना चाहिए था वो नहीं रहा, अभी फ्री की रेवड़ी माना जाता है। और केजरीवाल तो अब जिसके दम पर केजरीवाल राजनीति करते रहे, जिनका वोट बैंक तैयार हो गया है, मुझे लगता है केजरीवाल उसी को लेकर आगे जाने वाले हैं। केजरीवाल को पता है कि मेरा स्ट्रांग वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र में है भी कुछ नहीं, मुफ्त की रेवड़ियां जो आप कह रहे हैं, मैं वही ढूंढ रही थी कि मुझे 6 में दूर से पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन वही 24 घंटे बिजली फ्री पानी, अच्छी शानदार मुफ्त शिक्षा, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, बस फ्री यात्रा, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा, वही पुरानी योजनाएं हैं, पैकेजिंग नहीं है। लेकिन अरविंद जी पुराने वाले नहीं है, अरविंद जी जमानत पे छूटे वाले हैं। लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बीजेपी इसको रोक देगी। इसलिए हर्ष जी की बात सही है कि उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दूसरे ट्रैक पर लड़ाई लड़नी होगी भारतीय जनता पार्टी को, रेवड़ी पर नहीं लड़ सकती। और समीर जी जो बात कर रहे हो तो ठीक है ना। और जब आप लाडकी बहन योजना से महाराष्ट्र को जिताने में भारतीय जनता पार्टी पर आपत्ति ना करें, तो फिर अरविंद जी की रेवड़ी योजना क्यों हो जाएगी? वो भी तो कल्याणकारी योजना है, वो तो उन्होंने चलाकर ये रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है, ताकि आप जिस बात पर उस पर अटक कर रहे थे उसी पर वो ये उनका पॉलिटिकल स्किल है। इसे ये उनका स्किल है कि उन्होंने एक ऐसा शब्द दे दिया है, इसलिए मैंने कहा सीना जोरी जो है, सीना जोरी जो है जी। हम बात जरा बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार बीजेपी में भी आज बिहार
को लेकर बीजेपी की भी एक बड़ी बैठक हो रही है। गिरिराज सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं। जाहिर है जो जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी चूंकि चुनाव एक साथ ही होंगे, जो तो नवंबर में होंगे, नवंबर में, अगले साल नवंबर में। तो ये पहले आप देखिए मीटिंग की तस्वीर जो आ रही है, और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा वो पहले आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने एक चर्चा किया कि एनडीए समन्वय, जो हमारा एनडीए का घटक दल है, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया कि 14 जनवरी के बाद यानी तिला संक्रांत के बाद हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार के जो 38 जिला हैं, जिला स्तर पर समन्वय बैठक रखेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि अभी 4 सीट में इमामगंज जो जीतन राम मांझी जी का सीट था, जो हमारे एनडीए का सीट था, लेकिन तरारी, रामगढ़ और बेलागंज में जो है वो विपक्ष के हाथ में था। हमारा बेहतर परफॉर्मेंस होगा और मतदाता का रुझान हमारे तरफ है। विपक्ष को दावा करने का अधिकार है, लेकिन बिहार में उपचुनाव हो रहा है। 3 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल चुनाव जीते हुए थे और इतना तो तय हो गया कि तेजस्वी यादव में राजनीतिक पुरुषार्थ नहीं बचा है। नहीं तो आखिर लालू जी को क्यों इस बीमारी की अवस्था में चुनाव में निकलना पड़ा, वो भी रोशन मांझी के लिए नहीं, सुभाष यादव के लिए। वो कोडरमा तक की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो बालू से उनका सरोकार है, लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा है। तो और खास करके राष्ट्रीय जनता दल ने एक भी आदिवासी और अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। तो हमारी उम्मीद है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आने वाला है वह एनडीए के पक्ष में जाएगा। अब किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा ये तो आगे की बात है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे अपनी अपनी पार्टी के कैडर का मोराल बूस्ट करने की कोशिश नेता करते हैं, वही कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार बिहार भी अलग तस्वीर के साथ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव देखिए इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहे हैं। रशीद जी, अपना कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास है क्या? जी देखिए, बीजेपी अभी तो वहाँ समर्थन में है और मुझे लगता है जैसे जैसे समय आएगा बीजेपी के असली राजनीतिक तेवर भी नजर आएंगे, क्योंकि देश का माहौल कैसा है उसके हिसाब से भाजपा को और ज़्यादा इस तरह का आत्मविश्वास होगा कि वो वहाँ पर अपना चेहरा प्रोजेक्ट करें। क्योंकि बहुत से लोग भाजपा में ऐसी बात करते हैं कि अब नीतीश कुमार जी का मतलब आने वाले समय में अब वो राजनीतिक रूप से वो चल चलाव है, उनको उनके पीछे नहीं रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, लेकिन जो बात हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे और विजय जी भी कह रहे थे, ये फर्स्ट मूवर वाली जो बात होती है कि राजनीतिक दल जो है वो अपना 6 महीने 8 महीने पहले चुनाव मंथन शुरू कर दे, आकलन, ये बड़ा स्वागत ही हो गया। इसमें मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है और वो बिल्कुल जब चुनाव आ जाते हैं तब वो हाथ पैर मारने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर भाजपा जो बिहार में अच्छी स्थिति में है, गठबंधन के साथ में भी और राजनीति के रूप में भी, वो फिर भी उसको जिसे हम कहते हैं ना लिविंग नथिंग टू चांस, मेहनत कर रही है और आगे बढ़ रही है। देखिए रशीद जी, अभी कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भी हरियाणा है। विपक्ष का नेता तक अभी तक तय नहीं कर पाया। मतलब विपक्ष, हरियाणा में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, सत्र हो गया, लेकिन विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इतनी खींचतान है कि कांग्रेस अभी तक वहां नहीं, अब तो वहां वो हो रहा है, पहले आप लेकिन आप क्या राहुल जी को तो चुन लिया गया है। अपनी बात पूरी करें समीर जी। अब बिहार का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए, बिहार में तो अभी 4 सीटों पे उपचुनाव भी हुआ है। ये भी एक बड़ा फैक्टर बताएगा कि बिहार में अभी अगले साल चुनाव होने वाला है और 1 साल बाद ही बिहार में चुनाव है। तो 4 सीटों पे अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसका परिणाम भी ये बताएगा कि मैं चारों सीटों की बात कर लेती हूँ। गया, भोजपुर, बक्सर, ये जो चारों सीट का बेलागंज, क्या क्या रिपोर्ट आ रही है सर यहाँ? देखिए, 4 में से 3 सीटें तो वैसे भी महागठबंधन के पास थी। सिर्फ एक जो सीट है वो मांझी के पास थी, जहां से मांझी ने अपनी बहू को टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे बहुत कोई खोने की नहीं है, लेकिन इस चुनाव में एक बड़ी बात यह है कि जन सुराज भी चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रही है। तो जन सुराज को क्या इसमें कितना समर्थन मिलता है, क्या महागठबंधन अपनी जो तेजस्वी यादव है वो अपनी सीटों को बचा के रख पाते हैं। अब 1 साल बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले, तो ये जो परिणाम आएगा मुझे लग रहा है ये कई संकेत देगा 1 साल के
लोकसभा चुनाव के लिए कि क्या वाकई तेजस्वी यादव तैयार हो चुके हैं या नीतीश कुमार अभी भी स्ट्रांग है, कि जन स्वराज ने कई बड़ा वोट काटकर तेजस्वी को हराने की भूमिका तय कर दी है। तो ये 4 उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे वो बिहार की दिशा में जरूर दिशा निर्देश देंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक शुरू हो गई है, वो गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से अभी पदयात्रा निकाली थी बिहार के अंदर हिंदुत्व के नाम पर, तो मुझे लग रहा है कि अब जो देवेंद्र फडणवीस जैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार हिंदुत्व को लेकर धर्म युद्ध की बात की थी, बिहार में भी क्या चुनाव उसी आधार पर लड़ा जाएगा कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, धर्म युद्ध होने वाला है, क्या हिंदुत्व को आधार बनाया जाएगा? नीतीश कुमार क्या भूमिका निभाएंगे? तो नीतीश कुमार तो वैसे भी सेकुलर की राजनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर आकर इस पर चर्चा करते हैं हर्षवर्धन जी, तो उसमें तो ये बहुत क्लियर था, भले ही जाति के आधार पर वहां यूपी में वोट बढ़ गया हो, लेकिन बिहार में ऐसी तस्वीर नहीं थी। चाहे बीजेपी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, एलजेपी चिराग पासवान की बात कर लें, सभी संगठित होकर भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए और जाति के आधार पर भी कोई बहुत बड़ा बंटवारा हो गया हो ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दिया। ये 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आगे की कहानी कैसे दिखाएंगे? नहीं देखिए, ये तो बात हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में कह रहे थे। 4 सीट सच तो ये है कि उपचुनाव में 9 सीटों और 4 सीटों से न तो सरकार बदलने वाली है, न तो उससे कोई फर्क पड़ने, लेकिन पॉलिटिकल क्लास कैसे बात करेगा या डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? अगर किसी के पक्ष में परिणाम आएंगे तो बिल्कुल वो बताएगा कि भाई देखिए हमने ये जीत लिया, और अंत में जनप्रतिनिधि तो वो चुना ही जाता है ना, चाहे 4 हो चाहे 9 हो। अब चूंकि यहाँ चुनाव बहुत नजदीक है, उत्तर प्रदेश में भी 27 के पहले कोई चुनाव नहीं, यहाँ चुनाव बहुत नजदीक है, तो तुरंत उसका एक असर होता हुआ दिखेगा। जो जीतेगा वो उसको माहौल बनाने के लिए अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा। जहां तक जातीय समीकरण की बात है, जातीय समीकरण के लिहाज से जो एनडीए है वहां वो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ा संकट है, वो है नीतीश कुमार की जो कुल स्थिति कहें, राजनीतिक सामाजिक मन स्थिति, वो जैसे जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है। वो कितना प्रभावी हो पाएंगे, मुझे लगता है कि वही पैर छू रहे हैं, बार बार पैर छू रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है? नहीं आपत्ति नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक जो उनकी मन स्थिति है वो थोड़ा सा नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक है। देखिए, इसमें आज की बैठक में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो बीजेपी फर्स्ट मूवर तो है ही, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष के रहते हुए भी, मतलब प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए गिरिराज सिंह जी के घर पर ये बैठक हो रही है। तो क्या बीजेपी मैसेज देना चाहती है? अभी तो हिंदू एकता को पूरी मजबूत करके निकले ही हैं गिरिराज जी बिहार में। अब तो हिंदू एकता हो गई होगी उनकी यात्रा के बाद, ऐसा उम्मीद की जाती है। और उनके घर पर ये कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो क्या बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि उनके पास एक लीडर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं? और यदि गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के बिहार में लीडर हैं, बनते हैं, तो वो अपने आप में एक मैसेज है कि उनको वो किस कैंपेन पर, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। लीडर, लेकिन देन टू फिर भूमिहार लीडर एक्सेप्टेबल होगा अक्रॉस ऑल कास्ट? नहीं, गिरिराज सिंह भूमिहार लीडर के तौर पे जा ही नहीं रहे ना। आपने हिंदू होकर हिंदू एकता यात्रा के बाद गिरिराज सिंह के घर पर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ये मैसेज देना चाहती है बीजेपी कि वो उस जाति के समीकरणों की जो बिहार की राजनीति की लड़ाई है उसको फिर हिंदू एकता पर लाकर लड़ना चाहती है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगले चुनाव में मोस्ट प्रोबेबली नीतीश कुमार जी कोई बहुत बड़ी ताकत के तौर पर नहीं होंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना, जो अभी तक दुविधा नीतीश कुमार जी के साथ रहकर होती थी कि भाई वो हिंदू एकता पर नहीं चलती थी, क्या वो वहां जाएगी? लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में फर्क है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। आज कहानी कुर्सी की में चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।